डॉक्टर साहब, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आपसे बात कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है बहुत सीवियर होता है। ख़ास तौर पे पहले ये समझा दीजिए कि जो मोरे हैं इनका दर्द होता क्या है, और ये जो 3 पार्ट्स हैं इसको डिफाइन कर दीजिएगा। बेसिकली जो मोरे या स्पाइन हमारी है, हमारी स्पाइन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, जो हमारी गर्दन के मोरे होते हैं। थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, जो हमारी कमर के ऊपर वाले हिस्से के मोरे होते हैं। और सैक्रल स्पाइन होती है, लंबो सैक्रल स्पाइन होती है, जो हमारी कमर का निचला हिस्सा होता है। तो इसके मुख्तलिफ तरह की अलामतें होती हैं। कई दफ़ा अगर आपके गर्दन के मोरों के मसाइल हैं तो उनकी अलामतें आपके हाथों में, बाजुओं में, शोल्डर में आती हैं। अगर छाती की स्पाइन के मसाइल हैं या थोरेसिक स्पाइन के मसाइल हैं तो उनकी जो अलामतें हैं वो अराउंड चेस्ट आती हैं। और इसी तरह जब लंबोसेक्रल स्पाइन के इश्यूज़ अगर होते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लोअर बैक में या टांगों में जाती हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी होती है, वो मैंने कहा इस 3 पार्ट से थोड़ी सी हटके मगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जब ये प्रेगनेंसी होती है मोस्टली, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एक इंजेक्शन लगाते हैं ना, आपको पता है ये स्पाइनल पता नहीं उधर ही लगाते हैं, बिल्कुल, जिससे वो बिल्कुल एकदम से पेन रिलीफ हो जाता है लोगों को। तो वो जो एक इंजेक्शन लगता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बेसिकली स्पाइनल इंजेक्शन होता है, पेन फ्री करने के लिए। एपिड्यूरल वाला, जी जी जी। तो वो जो इंजेक्शन होता है वो बहुत सी मेरी ऐसी बहनें जो लगवा चुकी हैं और उसके बाद वो अब सारी ज़िंदगी के लिए पछता रही हैं। देखिए, क्योंकि वो दर्द वहाँ का नहीं जाता। बेसिकली दिस इज़ ए मिथ कि मुझे एक इंजेक्शन लगा था कमर में और उससे मेरा पेन स्टार्ट हुआ और आज तक मुझे वही पेन बरकरार है। ऐसा नहीं होता। अच्छा। बेसिकली ये है कि हमारी स्पाइन या हमारी जो कमर है ये उसी तरह इम्पॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है जिस तरह हमारा हार्ट है, जिस तरह हमारे लंग्स हैं, जिस तरह हमारा लिवर है। इसको भी उतनी ही केयर की ज़रूरत है जिस तरह हमारे हार्ट को केयर की ज़रूरत होती है। होता ये है कि जो बोन्स हैं और जो कमर है इनकी तरफ हमारा ध्यान सबसे कम होता है। किसी भी चीज़ की कोई कैपेसिटी होती है, इसी तरह कमर की भी एक कैपेसिटी है, वज़न उठाने की एक कैपेसिटी होती है। जब हमारी कमर के ऊपर हम एक ज़रूरत से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न डाल देंगे तो डेफिनेटली उसके मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में यही होता है कि प्रेगनेंसी में जो हमारी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, वो वेट गेन करती हैं। जब वेट गेन होता है तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले जिस चीज़ पे आता है वो हमारी स्पाइन है। अच्छा। जो हमारा पूरा बॉडी वेट उठा रही होती है। ठीक है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से अराउंड 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मैक्सिमम वेट पे वो चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है और स्पाइन के छोटे मोटे मसाइल और पेन और ये सब शुरू हो जाता है। कोरिलेट किया जाता है इसको इंजेक्शन के साथ कि जी मुझे इंजेक्शन लगा था और उसके बाद मुझे आज तक पेन है। ऐसा नहीं होता। वो इंजेक्शन एक अलग चीज़ है, कमर का दर्द एक अलग चीज़ है। कमर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन के साथ डेवलप होता चला जाता है, जिसको हम कोरिलेट कर देते हैं। डेफिनेटली जो एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया का तरीका इलाज है ये एक बाकायदा बड़ा अच्छा और दुनिया की तरफ से WHO की तरफ से रिकमेंडेड तरीका इलाज है। इसको सिर्फ इसलिए छोड़ना या इससे दूसरे तरीक़ों पे जाना ठीक नहीं है। हमें अपने लोगों को, अपने मरीज़ों को थोड़ा काउंसल करने की ज़रूरत है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया उस तरह से बैक पेन का काज नहीं है जिस तरह से समझा जाता है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो स्पाइन इट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मगर जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, हमारा चलना उठना बैठना लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है, तो फिर उसके बाद हमारी स्पाइन इस तरह से हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कूबड़ भी आ जाते हैं, पीछे पीठ के भी पूरा हिस्सा इस तरह का शेप में हो जाता है। तो अब इस चीज़ के एंगल को ठीक करने का और उस दर्द को भगाने का क्या कोई ऐसा कोई आप इमीडिएट बता दें? हमारी जो स्पाइन है इसके अल्लाह ताला ने इसके ख़ास एंगल्स और इसके कर्व्स रखे हैं, ठीक है, जो इसने डेफिनेटली गेन करने हैं विद एज, विद हाइट, विद टाइम। अच्छा। होता ये है कि हमारी जब बोन्स डेवलप हो रही होती हैं सिंस बर्थ टू अर्ली एडल्टहुड लाइक 24-25 ईयर्स तक हमारी बोन्स बन रही होती हैं। उस दौरान हड्डियों की कमज़ोरी, विटामिन्स की, मिनरल्स की, डाइट की, मतलब उनको ग़िज़ा भी चाहिए होती है। ओह, नॉट ओनली एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। अच्छा। नहीं, उसमें अगर डाइट की, मिनरल्स की उस तरह से डेफिशिएंसी रहे और वो पूरे ना मिले तो डेफिनेटली बोन्स का बनना या स्पाइन का बनना इफ़ेक्ट होता है। जब हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी
तो उसके ऊपर जब हम बैड पोस्चर्स इस्तेमाल करेंगे बैठने के लिए, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना वज़न ज़्यादा होता जाएगा, डाइट ठीक नहीं होगी, तो बहुत से मसाइल इकट्ठे होकर हमारी स्पाइन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब स्पाइन आपकी डैमेज होती है या मसल्स आपके डैमेज होते हैं, इसकी जो आपने बात की कि बहुत से लोग झुक के बैठते हैं या उनकी कमर आगे की तरफ झुक जाती है, तो इसमें बहुत बड़ी वजह पट्ठों का खिंचाव है, जो सिर्फ इसलिए होता है कि वो बैड पोस्चर बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बैड पोस्चर उनकी हैबिट बन जाती है तो वो डेफिनेटली उसी तरह बैठने लग जाते हैं जिस शक्ल में अल्टीमेटली मोरे फाइनल शक्ल इख्तियार एक और मैं आपसे ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगी कि ये सबके घरों में होता है और सारे लोग करा रहे होते हैं। अब इसमें सही है गलत वो तरीका हम डॉक्टर साहब से आज जान लेंगे। हम हमेशा हमारे घर में किसी ना किसी को बोलते हैं, हमारे किसी हेल्पर को या किसी बच्चे को या किसी को भी जो फारिग घूम रहा हो भाई बहन में, कि प्लीज़ मेरी कमर में खड़े हो जाना, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हम कमर पे खड़ा करवाते हैं स्पेशली, और पीठ तक उसकी जो है ना खड़े होके ऐसे मसाज ले रहे होते हैं। बच्चे हैं तो दोनों पैर से, बड़े तो एक पैर से। तो ये बताइए किस हद तक ठीक है या बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है? वैसे आराम बड़ा आता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। आप ऐसे ब्लाइंडली अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कमर के ऊपर वज़न डाल दें या कोई मतलब जिसको आपने अपनी कमर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है उसका वेट अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो ये खुदा न खास्ता आपके मोरे, आपकी हड्डियों को डैमेज भी कर सकता है। अच्छा। इसलिए इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर तो बच्चा है, छोटा है, उसका वेट कोई 10, 15, 20 9 साल का बच्चा चलेगा, जितना आपको लगता है कि आप बियर कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ओके, अच्छा, इसके क्या इक़दामात है, मतलब तरीके से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे आपको लगता है कि अगर हम ये फॉलो करें तो वी कैन बी रिकवर? सबसे पहले तो किसी भी बीमारी के इलाज में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। हमें अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा रखना है कि हम बीमारियों से दूर रहें। लाइफस्टाइल में एक चीज़ डाइट आती है, पहला पोर्शन, जिसमें अगर आपकी डाइट प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स के साथ लोडेड होगी तो हम इन मसाइल का शिकार देर से होंगे या हो सकता है कभी भी ना हो सके। तो कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे हम बच सकते हैं, और ख़ासतौर पे बचपन में हम कौन सी ऐसी डाइट या ऐसे विटामिन्स का इस्तेमाल करें बच्चों के लिए स्पेशली, ताकि जब वो बड़े हों तो इस तरह का उनको पेन ना हो स्पाइन का? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन की स्ट्रेंथ के लिए विटामिन है जिसको हमें याद रखना है वो विटामिन डी है। किस एज से शुरू करवा दें? विटामिन डी को हम पैदाइश से ही बच्चे को शुरू करवा देते हैं। विटामिन ए के ड्रॉप्स भी आते हैं, उसकी टेबलेट्स भी आती हैं, विटामिन डी की उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, वो हर फॉर्म में अवेलेबल है। मगर डॉक्टर साहब ये हमें कोई बताता तो नहीं है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस एज से बच्चे को कौन सी विटामिन देनी? मोस्टली यही होता है कि जब हमारे बच्चे को कभी बुखार खांसी नज़ला होता है तो उसकी दवाई लेने के लिए जाते, मगर उसके साथ साथ हमें कोई ये मेडिकेशंस नहीं बताता कि आपके बच्चों को ये मेडिकेशन इस एज में इस तरह के मल्टी विटामिन के इंजेक्शन और ये सब कुछ लगने। खैर वो तो वैक्सीनेशन होती हैं, मगर वैक्सीनेशन के बाद भी तो बच्चा बच्चा ही है, चाहे 12 साल का हो, 10 साल का हो, 11 साल का हो। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ डॉक्टर अकमल जो हैं। हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि मोरों का दर्द जो है वो कितना सीवियर हो जाता है और उसकी जो मेडिकेशंस होती है वो कौन कौन सी होती है। ख़ास तौर पे हम बचपन की मेडिकेशन के बारे में जान रहे हैं, जिसमें बच्चों को अगर हम बचपन में ये जो विटामिन्स और ये मिनरल्स अगर उनको प्रोवाइड कर दें तो फिर आगे जाके उनको इसकी इस तरह सीवियर कोई पेन या इसको प्रॉब्लम नहीं होगी स्पाइन की। जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब, प्लीज़ बताइएगा बचपन से क्या बात कर रहे थे विटामिन डी की। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बोन्स और हमारे मसल्स के स्ट्रेंथन होने में किरदार अदा करता है। ठीक है। विटामिन डी इज़ अ फैट सालुबल या मिल्क सालुबल विटामिन। बेसिकली होता ये है कि पहले तो आज से हम पीछे चले जाएं तो दूध खालिस होता था, डाइट खालिस होती थी, हमें उस तरह से विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत ही नहीं होती थी क्योंकि हम डाइट में उसका प्रॉपर इंटेक ले रहे होते थे। अब होता यह है कि विटामिन डी अगर उस तरह से प्योर मिल्क बच्चों को नहीं मिलेगा या बड़ों को भी इवन नहीं मिलेगा तो विटामिन डी हमारी बॉडी के दो ही उसके रिसोर्सेज हैं, या तो वो मिल्क से आना है या वो धूप से या सन लाइट से हमारी स्किन में बनना है। ठीक है। तो धूप से तो हम वैसे ही अवॉइड करते हैं, धूप में हम नहीं जाते, और दूध अगर खालिस नहीं है तो डेफिनेटली बच्चे ही विटामिन डी डेफिशिएंट। सारे तो बच्चे डब्बे के दूध में ही पल रहे होते हैं।
डब्बे के दूध का ये फ़ायदा होता है कि डब्बे का दूध एटलीस्ट उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स डाले गए होते हैं, प्रिजर्व कर दिए जाते हैं, जो अमाउंट बच्चों को चाहिए होती है वो उनको मिल जाती है। अच्छा। तो विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी रही है या चल रही है या पहले से ही चलती आ रही है तो डेफिनेटली वो बोन्स में कैल्शियम की और फास्फोरस की उस तरह से डेपोजिशन नहीं हो पाती। और क्या माँ में अगर कमी हो तो बच्चे में भी आगे फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं? डेफिनेटली आ सकती हैं, क्योंकि जो इनिशियल 6 मंथ्स होते हैं उसमें मोस्टली बच्चे एक्सक्लूसिवली मदर फेड होते हैं। अगर मदर में ही किसी चीज़ की कमी है तो उसके रिसोर्सेज ही कम हैं तो उसकी सप्लाई चेन उस तरह से मेंटेन नहीं रहेगी जिस तरह से रहनी।